नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ मैं जेपी शर्मा। गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण का रास्ता खोलने की तैयारी है। इससे पहले सवर्णों के आरक्षण की बात यह कहकर खारिज की जाती रही है कि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। अब इसके लिए संविधान में संशोधन की तैयारी है। मोदी सरकार के इस फैसले ने बड़ी बहस छेड़ दी है। अगर ये गरीब सवर्णों के हित से प्रेरित कदम है तो कदम उठाने में इतनी देरी क्यों की गई कि इसको लोकसभा चुनाव के लिए लोक लुभावन कदम बता दिया जाए। दूसरी तरफ आरक्षण विरोधी तबका इसे लेकर चिढ़ा हुआ है कि आरक्षण खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाने के बजाय इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल इस आरक्षण के जो संभावित लाभार्थी हैं उनमें इस खबर को लेकर जरूर उत्साह का संचार हुआ है और इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। पहले यह रिपोर्ट। मोदी सरकार का सवर्ण आरक्षण पर बड़ा दांव। सवर्णों को 10% आरक्षण की केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा आरक्षण। 8 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले सवर्णों को मिल सकता है आरक्षण। सरकारी नौकरी और शिक्षा में मिलेगा सवर्णों को फायदा। 5 एकड़ से कम कृषि भूमि वाले सवर्णों को भी आरक्षण मिल सकता है। सवर्ण आरक्षण के लिए सरकार जल्द ही करेगी संविधान में संशोधन। आरक्षण का कोटा 49.5% से बढ़ाकर 59.5% किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में किया जाएगा बदलाव। अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का होगा रास्ता साफ। एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% आरक्षण की है व्यवस्था। तो आज कैबिनेट ने बहुत अच्छा लिया है कि 49.5 के अलावा 10% उन जो अब तक इससे छूट गए हैं, यानी जिसको मैं कह सकता हूं कि जातीयता के बंधन से, धार्मिक बंधन से ऊपर उठ करके, धार्मिकता से ऊपर उठ करके एक आर्थिक आधार पर जो उन्होंने आरक्षण दिया है, सर्वत्र उसका देश की जनता स्वागत करती है। पूरे देश के अंदर पहली सरकार हमारी थी 98 के अंदर, जिसने 14% आरक्षण दिया था ईबीसी को, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको देने का प्रस्ताव कैबिनेट का मेरे वक्त में था, जब मैं मुख्यमंत्री था 98 से 2003 तक। फिर हम लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने रिक्वेस्ट पत्र भेजा कि आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि 14% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिले। तब से शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद में सरकारें बदली भी है, परंतु अब जाके जो 10% किया है, मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रस्ताव था 14% का, वो बिल्कुल मौजूद था और यहाँ की पिछली गवर्नमेंट ने 14% का आरक्षण का बिल पास कर रखा है, आगे कोई कार्रवाई नहीं करी है। अब भी मैं चाहूँगा कि उनको 10 नहीं 14% की जो मांग थी, उसके आधार पर फैसला करना चाहिए। और हमारे साथ आज बहस में सुनील शर्मा हैं, आप जागो पार्टी के प्रदेश संयोजक हैं। मनीष पारीक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे इस बहस में। डॉक्टर अर्चना शर्मा हैं, कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन। और इंद्राज मेघवाल साहब हैं हमारे साथ, आप वंचित समाज परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मनीष जी, ये जो फैसला है इसको शायद और प्रशंसा मिलती अगर इस पर यह सवाल नहीं खड़ा होता कि कहीं ये लोकसभा चुनाव की भूमिका तैयार करने के लिए, लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी की जीत की भूमिका तैयार करने के लिए उठाया गया कदम तो नहीं है। नहीं, ये बात सही है, परंतु जो समय होता है, मैंने आपको कहा कि जो बिजनेस ऑफ द हाउस, बिजनेस जो हाउस का है, उसके बारे में पहले ही मीमांसा हो जाती है। उन सब जगह पर आगे से आगे उन बिलों का स्थान होता है। तो ऐसी दिशा में जब समय मिलता है या एग्जैक्टली कोई जरूरत महसूस होती, तभी ये मंत्रिपरिषद विचार करके लाती है। लेकिन ये बात सही है कि देर आयत दुरुस्त आयत के तहत जो भारतीय समाज, जो जनमानस में ये परिकल्पना चल रही थी कि जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, ऐसे लोग जो आरक्षण में नहीं आते, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। जो देश की इस समय की नब्ज थी, जरूरत थी, उस पर माननीय मोदी जी की सरकार ने ये स्टेप उठाया है। तो ये स्वागत योग्य कदम सब जगह बताया जा रहा है। देर आयत तो आपने मान ही लिया, दूसरा नब्ज का भी आपने कहा। इस नब्ज की परिभाषा आपके हिसाब से कुछ और होगी, लोगों के हिसाब से इस नब्ज की परिभाषा ये है कि अभी अभी आपने टटोला मतदाताओं का मन, उनके नब्ज पे हाथ रखा, तो आपको पता चला कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जिसको आप अजय मान रहे थे, वो हार गए हैं आप।
और इसने आपको मजबूर किया कि आनन फानन में कुछ ऐसा करो जिससे हमारा जो परंपरागत वोट बैंक है, सवर्ण वोट बैंक, वो खिसक नहीं जाए, जो अभी खिसक गया है। नहीं, बात ये भी नहीं है जयप्रकाश जी, बात ये भी है कि जो सोशल मीडिया पे जो मुहिम चल रही है, लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, और माननीय मोदी जी भी वंचित वर्ग के आरक्षण के प्रति कटिबद्ध साबित हुए हैं। अध्यादेश संसद में लेकर आए हैं, जो लोग वंचित हैं, दलित हैं, उन लोगों के आरक्षण की पूरी मीमांसा की गई है। कोर्ट ने कोई बात करी, उसको भी पुनर्विचार कर दिया है। तो इतनी शिद्दत से काम हो रहा है, इसलिए इसका नंबर आया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो लोगों को वाकई जरूरत है, वो देश के संविधान में जिनके लिए वर्णित लिखा है, उनके हितों का संरक्षण भी होना चाहिए। और अगर कोई नए तबके ऐसे उपस्थित हुए हैं जिनकी जरूरत लगती है, उनको भी ये लाभ मिलना चाहिए। नहीं मनीष जी, आप कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए अध्यादेश लेकर आए, आरक्षण के लिए नहीं है, वो SC/ST एक्ट के लिए लेकर आए थे। जो भी मतलब आरक्षण नहीं, अधिकार की बात थी, वो दलित वर्ग के अधिकार की बात थी। दलित वर्ग ये मान रहा था कि हमारा अधिकार जो है वह असुरक्षित हो चला है, इसके लिए आप अध्यादेश लाए। तो सवर्णों ने यह मान लिया कि हमारा अधिकार है वह असुरक्षित हो गया है, हम असुरक्षित हो गए हैं। इसका एहसास आपको चुनाव में हुआ, तो आपने उससे पहले एक ऐसी तैयारी कर ली कि इस परसेप्शन की काट बन सके। क्या यह सच नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो संवेदनशील सरकार का पहली निशानी है वो ये कि जो जनमानस में चल रहा है उसके बारे में कानून बने। तो हुजूर फिर तो आते आते बहुत देर कर दी। अगर संवेदनशील सरकार की पहली निशानी ये है, तो फिर ये पहली निशानी 5वें साल का जो खात्मा हो रहा है उससे 2-3 महीने पहले क्यों आई? खैर, सुनील शर्मा जी, इस बात का आपकी पार्टी तो स्वागत कर रही होगी। नहीं जेपी साहब, हमारी पार्टी हमेशा से आरक्षण के विरोध में रही है। वो किसी भी तरह का आरक्षण हो, चाहे जातिगत आरक्षण हो, चाहे आर्थिक आधार पर हो। हम ये चाहते हैं आरक्षण, जब मोदी जी ने संविधान संशोधन का मन बना ही लिया है, तो क्यों ना इस पर सभी दलों से बात करके और इस तरह से एक व्यवस्था दी जाए कि जो कमजोर वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको बेनिफिट्स दिए जाए, एजुकेशन में दिए जाए, उनको स्कॉलरशिप दी जाए, उनको मजबूत बनाया जाए और सर्विसेज में और उनमें केवल योग्य व्यक्तियों के चयन हो। आज जिस तरह की दुर्दशा देश की हो रही है, जिस तरह से सामाजिक समरसता खत्म हो रही है, जातियों में लोग बट रहे हैं, गृह युद्ध की ओर देश जा रहा है, इन सब पर आज मंथन और विचार करने की आवश्यकता है। इस निर्णय से तो ये लग रहा है कि आप आरक्षण व्यवस्था को और बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि योग्य व्यक्तियों के लिए 10% सीटें और कम हो गई। इस हम आरक्षण का पूरी तरह जागो पार्टी विरोध करती है, किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करती है। मनीष पारिक साहब, ये अकेले सुनील शर्मा का या इनकी पार्टी का विचार नहीं है। एक आम धारणा, आज जब ये फैसला हुआ और सुर्खियों में आया, उसके बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह से ट्रेंड हुआ, उसमें भी साफ तौर पर यह झलक देखने को मिली कि इसको लेकर के बहुत उत्साहित वो वर्ग नहीं है जो इसका बेनिफिशियरी नहीं होगा। उसको आज भी ये लगता है कि हमको क्या फायदा मिला, ये तो 50 के बजाय 60 सीटें रुक गई, अब तो 40 ही बची। जयप्रकाश जी, ये भी सही है कि अगर सामूहिक विचार आप करेंगे तो निश्चित तौर पर हल मिलेगा, किंतु व्यक्तिगत विचार का कुछ प्रकार से हल होता नहीं, क्योंकि सब कुछ डेमोक्रेसी सामूहिकता पर निर्भर है। दूसरी बात यह भी है कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत भारत काम करता है, भारत सरकार काम करती है, उनकी अनुपालना के लिए जो श्रेयस्कर जिंदगी जीने के रास्ते हो सकते हैं, सुखकारी जिंदगी जीने के रास्ते हो सकते हैं, वही खोजे जाते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि जो वहां संभव नहीं है उनके बारे में बातें की जाए। बड़ी बात यह भी है कि डेमोक्रेसी बिलोंग्स टू द मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी के बारे में भी बात ये आती है। और फिर लोक कल्याणकारी सरकार जो हमारी पहली शर्त है, उसकी भी पूरी बात करनी पड़ती है। इसीलिए एक संवेदनशील सामाजिक समरसता उत्पन्न हो, इसके लिए और एक कदम है। आप तो श्रेयस्कर जिंदगी देने के लिए कह रहे हैं लोगों को, अर्चना जी की पार्टी तो ये कह रही है। अर्चना जी, आप कह रहे हैं कि आपने 1998 में ही ये तकमीना भेज दिया था, बिल्कुल, जिसको उन्होंने रूल आउट कर दिया। देखिए जेपी जी, हमने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था 1998 में ही, और इन्होंने 10%, हमने तो 14% का किया था। और इसके अतिरिक्त जब इनकी पूर्ववर्ती सरकार थी, उसमें भी इनके एक विधायक ने पास करवाने का प्रस्ताव बनाकर भेजा, और उसको अभी तक वो स्वीकृति उसको नहीं मिली है। अभी मैं मनीष जी की सारी बातें सुन रही थी, इनकी 2 बातें मुझे बड़ी विचित्र सी लगी। एक तो मीमांसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये वहां होती है जब विवेकशीलता और सबके प्रति सद्भावना, वो देखने को कहीं नहीं मिली। 4 साल 8 महीने बीत गए, उसके बाद आपको ये स्मृति में आया, जिसको आप विस्मृत कर चुके थे कि विघटन नहीं, सबको साथ लेकर और सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, उसके विपरीत आपने काम किया। और आज आप दावा करते हैं कि साहब हमने ये कह दिया, जबकि जेपी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये सारा जो कुछ किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है। तो हम पहली बात तो ये कहते हैं कि हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ एक जुमला साबित ना हो। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि साहब
ये जितनी भी परिस्थितियां हैं, इन सब परिस्थितियों में हम लोग सब कुछ सोच समझ के करते हैं और हमने सारे निर्णय किए हैं वो श्रेष्ठकर जिंदगी जीने के लिए। और आपने कह दिया डेमोक्रेसीज फॉर मेजॉरिटी, देखिए डेमोक्रेसीज फॉर ऑल, अगर आप ये सोच करके चलेंगे तो आप फिर विघटनकारी सोच को अंजाम देंगे। यदि आपकी सरकार का ये मंतव्य रहा है कि इसके माध्यम से जो आर्थिक रूप से पिछड़े हो उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, तो ठीक है, अच्छी बात है, इस चीज के समर्थक हम भी रहे। लेकिन जेपी जी, यह मूल में बहुत गहरे प्रश्न है जिसकी आपने कहा ना, एक वर्ग है जो ये सोच रहा है कि इससे क्या फायदा होगा। सच्चाई है कि पूरा समाज ये सोच रहा है कि ऐसी नीति जो अपनाई जा रही है उससे सचमुच में कोई फायदा होने वाला है या नहीं। क्योंकि जिस सरकार ने 10 करोड़ रोजगार देने की 5 वर्षों में बात की थी, यदि उसका रिकॉर्ड देखें तो 9 लाख रोजगार भी यहाँ पर क्रिएट नहीं किए गए। यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो विदाउट कह सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं, किसी की कोई उसमें सहभागिता ना, किसी को लाभ नहीं है। और इसी प्रकार से जो ग्रोथ है उसमें कोई रिजर्वेशन, इनफैक्ट हम कहेंगे रिजर्वेशन ही तो देने का काम करें, विदाउट जॉब क्रिएशन होगा तो किसको लाभ मिलने वाला है, समझ से बड़े 24 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसी आज तक पड़ी हुई है केंद्र के स्तर पर, उनको आपने भरा नहीं। डिमोनेटाइजेशन से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं वो ले ऑफ्स हो गए और जॉब क्रिएशन के मामले में आप जीरो रहे। और अभी जो आंकड़े हैं आप ही की सरकार के, आप ये मत कहेगा कि मैं आरोप लगा रही हूँ मनीष जी, ये सच्चाई है कि आपकी सरकार के आंकड़ों से साबित हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है भारत की सबसे ज्यादा 7.4% आपके राज में हो चुकी है। तो जब जेपी जी ने ये बात कही तो ये बात मेरे मन में भी थी और सब लोगों के मन में है कि चुनाव के मद्देनजर खोते आधार को प्राप्त करने के लिए जिस तरह की राज आपने चलाए, जिसमें आपने उस समय सोचा नहीं कौन सा वर्ग किस तरह से आहत है, किसको कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब जाते जाते वो कहा ना इन्होंने कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, तो जनता भी जानती कि जाने का समय आया तब आपके चक्षु खुले और आप ये चाहते हैं तुष्टिकरण की नीति अपना करके जनता को भ्रमित करें। हम कहते हैं कि यदि ऐसा है, मेरी बात तो सुनिए, हम ये कह रहे हैं आपसे कि सचमुच इच्छा शक्ति दिखाइए, इसको आपने कैबिनेट से पास कराया, अमेंडमेंट लेकर के आइए, लेकिन ऐसा प्रावधान करिए लीगली ये स्टैंड कर सके, हम आपके साथ खड़े हैं इसके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं, बहुत समय से चाहते हैं कि समतावादी समाज का निर्माण हो सके, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को। राजनीतिक मजबूरी भी है, नहीं हमारी क्या राजनीतिक, राजीव गांधी जी की सरकार ने नहीं किया। जानना चाहते हो, आप तो महिला आरक्षण विधेयक भी नहीं लाना चाहते, आपकी खुद की महिला सांसद जो कह रही है, उसने भी नहीं किया। अरे लड़ाई का मुद्दा नहीं है, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो नहीं किया आपके बारे में लोग पूछेंगे, क्योंकि आप तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को गलत बता रहे हो। जिस दिन भलाई कौन सी भलाई हो रही है? आपको 4 साल 8 महीने बाद याद आया जब आपने पूरे प्रदेश देश में विघटन पैदा कर दिया, जाति से जातियों को लड़वा दिया, भाई से भाई को लड़वा दिया और खामियाजा भुगत लिया। लेकिन आप भूल गए कि आपके प्रधानमंत्री जो यहाँ पर सारा वक्तव्य दे रहे थे उसमें अहम और दम झलक रहा था, उसमें भी कहीं किसी की भलाई नहीं थी। जॉब क्रिएशन विदाउट जॉब क्रिएशन यदि होता है तो मुझे बताइए जेपी जी किसको लाभ मिलेगा? सबसे बड़ी भूल है। नहीं, आपने इच्छा शक्ति की बात की, जॉब ही क्रिएट नहीं कर रहे हो। आपने जो इच्छा शक्ति की बात कही, आपने जो इच्छा शक्ति की बात कही, 1998 में तो चलिए इनकी सरकार थी केंद्र में और यहाँ आप थे, इसलिए नहीं हो पाया। 2008 से 2013 का वक्फा ऐसा था, यहाँ भी आप थे, वहां भी आप थे, तब आपने क्यों नहीं इच्छा शक्ति दिखाई मैडम? बैकवर्ड के लिए कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट आई 10 और 11 में और उसका रोड मैप प्रस्तुत किया, उसी पर तो चल रहे हैं साहब। ये इनकी कौन सी नीति अच्छी है? इनके पास क्वांटिफाइबल डेटा है हमारा दिया हुआ। लीजिए मनीष पारेख, आप देर से आए ये भी मानने को तैयार नहीं है। अरे साहब इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए कमीशन हमने बनाया केंद्र के स्तर पर, उसके आपको डेटा मिल गया। आज आप ये बातें कह रहे हो, लेकिन अगर की इच्छा शक्ति होती तो हमारे 2013 में बाहर होने के समय आप इस चीज को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते, लेकिन आपने सोचा फूट डालो, राज करो, जातियों में लड़ाई करवाओ। अब आपको ये बैकफायर कर गया तो आज आपको सारी बातें याद आ रही है, क्योंकि आप हर मोर्चे पे विफल हो गए। हम कहते हैं पूरी इच्छा शक्ति के साथ लाइए, हम आपके साथ खड़े भी कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको जवाब देना पड़ेगा। इतने साल तक आप सरकार में रहे, आपके दिमाग में ये बात नहीं आई? आपके दिमाग में कौन सी आ गई? बिल्कुल, मैंने आपको कहा, जब मैंने आपको कहा जन संवेदनाओं के आधार पर ये फैसला किया गया है, तो आपने ये कह दिया कि हुजूर देर कर दिए। के लिए तैयार है। अल्टीमेटली आपने तो अपने विधायक और सबसे वरिष्ठ विधायक घनश्याम तिवारी जी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भी कई विडंबनाएं पैदा की थी। पूरा राजस्थान साक्षी है इसका। एकल इच्छा शक्ति जो भी कोई प्रस्ताव होगा, क्या एकल हर व्यक्ति को, हर जो भी विषय होता है अधिकार है कि वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। आप सम्मान ही नहीं करना चाहते, ये नहीं कहना चाहते। राजस्थान के विषय पर भी चिंता ही नहीं जो थी, 14% आरक्षण की बात किया, इस बार की सरकार मुझे आपकी इच्छा शक्ति पर प्रश्न। इंद्राज मेघवाल साहब, सुनील शर्मा के शब्दों में भले ही 10% आरक्षण जो और बढ़ गया उसकी कीमत पर ही सही, लेकिन
जो आरक्षित वर्ग पहले से है उसमें और सवर्णों के बीच में एक जो खाई सी देखी जा रही थी, उसको पाटने में एक कदम कारगर साबित होगा? देखिए साहब, हम तो शुक्रगुजार हैं कि देर आई दुरुस्त आई, लेकिन इस देश के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो लड़ाई पिछले 70 साल से जो दलित संगठन लड़ रहे हैं, हमारी शुरू से ये निवेदन रहा है कि इस देश में आरक्षण गरीब हटाओ का मूवमेंट नहीं है, आरक्षण प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एवरी कास्ट है। हम तो चाहते हैं कि सभी जातियों में उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से उनका आरक्षण जैसा रेशियो है उस हिसाब से डिवाइड कर दो, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, नहीं, उसमें तो लड़ाई फिर शुरू होगी, उसमें फिर ये लड़ाई हो जाएगी। एक मिनट, मेरा अप्रीहेंशन है इसमें कि उसमें फिर हम दो, हमारे दो पर कौन रुकेगा? फिर तो लोग अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाएंगे कि हम 2 करोड़ है, तुमको 5 करोड़ होना चाहिए। देखिए साहब, सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात का है, ये देखिए कि 91 में जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी उसके अंदर पहले 100% विभाग में आरक्षण था, अब 18% विभागों में आरक्षण बचा हुआ है। आपका 82 प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो मैं तो चाहूंगा कि ये वर्तमान सरकार भी निजी क्षेत्र में इन गरीबों को आरक्षण दे, जैसे सबका रास्ता खुले। केवल गवर्नमेंट एक अनार सुबह मार, आपके 99 अनार कहां गए? प्राइवेट सेक्टर खा गया। कोई इस बात को इंगित नहीं कर रहा कि इस देश के बेरोजगारी ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ड्यू टू कैपिटलाइजेशन है। इस देश का जो पूंजीवादी व्यवस्था ढांचा है, इस देश के सामाजिक ढांचे के कतई सूट नहीं करता। देखिए, अगर किसी कच्ची बस्ती के अंदर 99 आदमी है, एक धीरू भाई अंबानी बच जाए तो वहां उसकी सारे करोड़पति हो जाएंगे। तो ऐसा इस देश की पर कैपिटा इनकम वैसी निकलती है, ग्रोथ रेट वैसी निकलती है। तो हम तो चाह रहे हैं इस आरक्षण व्यवस्था के तहत जिन जिन जातियां, जो वंचित जातियां हैं, उनमें जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। 833 उद्योग है, उन लोगों को उद्योग दे दिए जाए, गरीबों को भी, जो उसको शूट करें। इस देश में जो मोनोपोली हो गई है, वो कुछ जातियों की मोनोपोली हो गई है। कुछ जातियों की इंडस्ट्री पे है, उन्हीं के पास जमीन है, वही पॉलिटिक्स में है, वही राजनीति के अधिकारों का फायदा उठा रहे हैं, वो ही एक्सपोर्ट करते हैं, वो अच्छा, दुनिया में कहीं कोई ऐसा उदाहरण है क्या इंदिरा जी, जहां पर जातियों के हिसाब से उद्योग बांट दिए गए हों, जातियों के हिसाब से मकान बांट दिए, जातियों के हिसाब से अमेरिका का पॉजिटिव नौकरियां बांट दी? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन स्टेप जो अमेरिका में लाया गया था, वो इसीलिए लाया गया था कि जो वंचित वर्ग हैं, देखिए गरीबी और आम आदमी की भाषा में समझाइए सर, वहां बांट दिए थे क्या इस तरह फैक्ट्री? आप साहब देखिए, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आप इस देश के अंदर देखिए, जो कास्ट इकोनॉमी है ना इस देश की, वो इस व्यवस्था को शूट नहीं करती। अगर कोई ब्राह्मण मिष्ठान भंडार, उसको बहुत अच्छा चल रहा है, उसको चमार मिष्ठान भंडार लिख दो, वो जमीन पे आ जाएगा। इस देश में जाति बिकती है, जाति पेटेंट है इस देश के अंदर, जाति के आधार पर बाजार चलता है। आप मान के चलिए कि कोई भी कितना ही बड़ा योग्य हो, योग्यता ही उसकी जाति है। जाति के आधार पे आपका मूल्यांकन होता है, जाति के आधार पे योग्यता तय होती है। अभी आप कंपटीशन की बात कर रहे थे, कंपटीशन फेयर मैं ये कह रहा हूं इंदिरा जी कि ये ब्राह्मण मिष्ठान भंडार, चमार मिष्ठान भंडार गुजरे जमाने की बातें नहीं होती जा रही हैं क्या? जहां मैकडोवेल और डोमिनोज की बात हो रही है, वहां कहां पता चलता है ये मैकडोवेल का शोरूम है, मैकडोवेल का ये जो आउटलेट है, ये ब्राह्मण का है या चमार का है? देखिए, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। आप यथार्थ इस देश के अंदर कि अगर कोई प्रोडक्ट किसी शेड्यूल्ड कास्ट का प्रोडक्ट है, वो बाजार में नहीं चलेगा, चल ही नहीं सकता। आप बताइए, इस देश में राजस्थान में देख लिए, जयपुर में देख लिए, कितने का आपको वाल्मीकि मिष्ठान भंडार लग जाएंगे। वो झाड़ू पकड़े और रोड पे काम तो उसका एक्सेप्टेबिलिटी है। अगर तो फिर ये मानकर चलें, आपकी बात का मतलब ये है कि ये 10% रिजर्वेशन देने की जो बात हुई है, इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत है नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा गरीब सवर्णों को भी। देखिए, आरक्षण तो हो साहब, मैं ये कह रहा हूं कि 82 प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेट क्षेत्र में भी तो इनको आरक्षण दो। हम तो चाहते हैं इनको आरक्षण मिले, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और ये तो हमारा आभारी होना चाहिए। 2 अप्रैल का मूवमेंट हमारा नहीं होता तो आज इनको 10% आरक्षण नहीं मिलता। इधर सुनील शर्मा ले रहे हैं इसका क्रेडिट, ये कह रहे हैं कि हमारा नहीं होता अगर 9 अप्रैल का, 10 अप्रैल और 6 सितंबर 2 बार भारत बंद नहीं करें। देखिए साहब, तो किसी के कान पर झुक नहीं रहेंगे आप। आरक्षण पॉलिटिक्स का मुद्दा है ही नहीं, विकास का मुद्दा है, इन जातियों के विकास का मुद्दा है। तो क्यों नहीं आप जमीन का आरक्षण हो? आप देखिए, दलित आदिवासियों के पास 1% देश की जमीन नहीं है, 1% उद्योग नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो क्या आप ऐसे? चलिए ठीक है इंदिरा जी, सुनील शर्मा जी इसका जवाब दीजिए जो इन्होंने सवाल उठाया। तमाम आरक्षण के बाद और 70 साल निकल जाने के बाद दलितों को या आरक्षित वर्ग के लोगों को उसका सही मायने में लाभ नहीं मिल पाया है, आरक्षण की जरूरत बनी हुई है, ये इंदिरा सिंह मेघवाल करें। क्यों नहीं आप इस बात को मानते हैं? 40 सेकंड में जवाब दीजिएगा, सबके पास 40 सेकंड में। मैं इसलिए नहीं मानता जेपी साहब कि संविधान में अंबेडकर जी या नेहरू जी ने यह व्यवस्था की थी केवल कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए। आज जब आप IAS बन गए, आप सांसद बन गए, मंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद भी यदि आप इस व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं तो उसकी मूल भावना ही खत्म हो चुकी है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए और ये वापस से केवल कमजोर और पिछड़े वर्ग को मिलनी चाहिए, जो कि महात्मा गांधी जी की या सभी की एक सोच थी उस समय 70 साल पहले।
ठीक। आज भी आप यदि इसी व्यवस्था के तहत चल रहे हैं और आप लाभ लिए जा रहे हैं 10% लोग, 80% लोग अब भी वही कमजोर के कमजोर तबका बना हुआ है, तो इस व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। दोनों बीजेपी कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है, इनको बैठ करके बात करके इस व्यवस्था की समीक्षा करें और देश में एक समरसता का माहौल पैदा करें। ठीक है, इंदिरा सिंह मेघवाल साहब, आप इस बात का जवाब दीजिए। 40 सेकंड ही आपके पास। पंगत में अगर परोसने वाला शुरू के 5 ही आदमियों को परोसता जा रहा है तो आखिरी आदमी तक तो कुछ नहीं पहुंचेगा, हमेशा ही भूखा रहेगा वो तो। देखिए साहब, ये आखिरी आदमी का हक कौन खा रहा है? आखिरी आदमी का हक तो पहले डकार के बैठ गए। जमीन 99% किन के पास है? उद्योग किन के पास है? आप ये देखिए, अगर 100% विभाग में आरक्षण था, SC/ST का बुरा करने के लिए प्राइवेटाइजेशन लाए गए, जैसे वो क्षेत्र गए प्राइवेट सेक्टर में गए। आप बताइए, जब बेरोजगारी की समस्या इस देश के अंदर है, गरीबी की असमानता की, उसकी जिम्मेदार SC/ST आरक्षण नहीं है। ये गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये इसी वजह से जातियां लड़ रही हैं। जातियों को यह समझाया जाए, -30 नंबर का टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, गांव में कैसे हाई लोग कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ बिना पढ़ के आगे बढ़ेंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दुष्परिणाम को सोचिए आप। ठीक है, इस पर कभी विस्तार से चर्चा होगी। अर्चना शर्मा जी, 40 सेकंड आपके पास। देखिए जेपी जी, मैं समझती हूँ कि जो समाज में इंट्रिकेसीज है उनका समाधान होना चाहिए, और यदि समाधान होता है इच्छा शक्ति के साथ तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन समस्या ये है कि इस सरकार में जो वर्तमान में राज में थी, उस सरकार ने जिस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को जिस तरह से प्रताड़ित किया, उन पर प्रहार किया, उससे ऐसा लगता है कि उनको ये महसूस होने लगा है कि सबका उच्चाटन उनसे हो गया। तो अगर ये सिर्फ तात्कालिक रूप से अपने वोट बैंक को साधने की कवायद है तो इसे जनता समझेगी। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, अगर आप लाए भी हैं, देर आए दुरुस्त आए की श्रेणी में भी इसे डाला जाए तो पूरी इच्छा शक्ति के साथ लाइए, और लाइए इस प्रकार से ताकि वंचितों को मेन स्ट्रीमिंग हो सके, उनको उनके अधिकार मिल सके, और विद जॉब क्रिएशन लाइए। सिर्फ ये कह के हमने रिजर्वेशन दे दिया इससे समाधान नहीं होगा, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि आपका जॉब क्रिएट करने का जुमला 10 करोड़ की जगह 9 लाख पर सीमित हुआ, और इससे जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है। डेमोग्राफिक जो डिविडेंड था डिजास्टर में परिवर्तित किया है आपने। मनीष पारिक, आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, और जो कांग्रेस ने पाप किए उसको धोने का मौका मिलेगा। इन लोगों ने जो वर्ग सुनिए ये भी चुप बैठे रहे, आप बोल रहे थे तब ये चुप रहे ना। ये जो हार्दिक पांड्या और वे जिग्नेश मेवानी और कल्पेश याग्निक और ये जो चुनाव जीतने के लिए आपने काम किया, आपने हुड्डा जी ने वहां पर हरियाणा में दंगा करा दिया, पता पड़ा कि उसके पीछे हुड्डा है जो मुख्यमंत्री लेवल के आदमी है, और अभी भी जाति का आधार पर यहाँ पर दंगा हो रहा है कि गुजर मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप जिम्मेदार हो, और उसके बाद भी मोदी जी अगर इस तरह का लेकर आते हैं संसद में तो उसके बारे में आप खुश होते हो? ये इनको वोट नहीं मिलेंगे इससे। ये वोटों की राजनीति आपने कहा आप कह रहे हो वोटों के लिए, फिर कभी कहिएगा। इस मामले पर लंबी बहस चलेगी, अभी बड़ी बहस छिड़ गई है देश भर में। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।